जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक इज a phenol. It's a general method of preparation, acidic nature of phenol and its reactions. तो स्टार्ट करते हैं फिनोल। सबसे पहले डेफिनेशन। हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फिनोल। हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव ऑफ benzene is called phenol. Second way to define phenol, dear son, aromatic hydrocarbon which have hydroxyl group directly attached with the carbon atom of benzene ring। मैं Br लिख देता हूं यहां, बेंजीन रिंग। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स which have hydroxyl group directly attached with the carbon atom of benzene ring, तो उनको क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। ये जरा क्लियर कीजिएगा, ये देखिएगा जरा एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर कर देता हूँ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैचमेंट से क्या मेरी मुराद है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंपाउंड है जिसमें जो है वो यहाँ पे क्या मौजूद है जी, OH ग्रुप मौजूद है, डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन एटम बेंजीन, और यहाँ पे कोई अमाइनो ग्रुप है। तो ये ओवरऑल फिनोलिक फैमिली है, फिनोल फैमिली, क्योंकि ये हायर इन प्योरिटी और ये लोअर इन प्योरिटी है। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा 1 2 3 3 अमाइनो फिनोल। इसका नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 अमाइनो फिनोल। और अदर एग्जाम्पल देखें डियर सन, यहाँ पे जो OH ग्रुप तो मौजूद है लेकिन वो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है। तो यहाँ भी आप कोई और ग्रुप लगा लें, जैसे कि अमाइनो ही चले लगा लें, अमाइनो। तो ये जो है माय डियर सन, इसमें भी जो OH ग्रुप है वो हायर प्योरिटी है, अल्कोहल है, ये अल्कोहलिक फैमिली है, ये फिनोलिक फैमिली नहीं है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये इसको आप फिनोल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसका नेम होगा 1 2 3 3 अमाइनो बेंजाइल अल्कोहल। 3 अमाइनो होगा और बेंजाइल अल्कोहल होगा। तो इस तरह से आपको पता चला कि OH ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच होगा तो वो फिनोल होगी, अदरवाइज वो कोई और फैमिली हो सकती है। जनरल मेथड में डाल्स प्रोसेस है। डाल्स प्रोसेस क्या है? एक तरह की कन्वर्जन है जिसमें क्लोरोबेंजीन को आपने कन्वर्ट करना होता है फिनोल में। तो आप क्या करोगे जी, क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे कास्टिक सोडा NaOH के साथ। दिस वन इज अ क्लोरोबेंजीन, कास्टिक सोडा NaOH से ट्रीट करेंगे, जिसके लिए टेम्परेचर जो है वो 360 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड है, जबकि प्रेशर 150 atm है रिक्वायर्ड। रिएक्शन कंडीशन आपके सामने। इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो बेंजाइन बनती है। तो बहरहाल यहाँ पे आप जो है वो एक स्पीशीज बनती है ड्यूरिंग प्रोग्रेस रिएक्शन, जिसे आप क्या कहते हैं, सोडियम फिनोक्साइड। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कास्टिक सोडा NaOH से ट्रीट करने पे क्या देती है? सोडियम फिनोक्साइड देती है। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की आपने क्या करवा देनी है जी, इसकी आप एसिडिफिकेशन करवा दें। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन, तो इसकी माय डियर सन एसिडिफिकेशन करवा दें, HCl से आप ट्रीट करें। तो ये सोडियम इस Cl से मिलके क्या देगा? NaCl, जबकि OH से मिलके क्या देगा? फिनोल। तो इस तरह से बाई प्रोडक्ट जो है वो NaCl बनता है। तो दिस वन इज द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। सेकंड माय डियर सन वो आपको देगा सोडियम साल्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू फिनोल। ये भी एक फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन है। तो ये सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है। इसके लिए आपने सेम मेथड है कि आप 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको ट्रीट करोगे कास्टिक सोडा NaOH के साथ। तो सेम है, केमिकल वही सेम है, टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क है। 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है।
तो इसमें माय डियर सन जो है जो इसके कास्टिक सोडा के आप 2 मोल्स लेंगे, तो 2 मोल्स जब आप लोगे तो यहाँ भी स्पीशीज वही बनती है ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, जिसे आप सोडियम फिनोक्साइड कहते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट में फर्क आ जाएगा। तो वहां पे जो बाई प्रोडक्ट था वो था वाटर, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या था, वाटर था, क्योंकि ओ नेगेटिव एन ए। उसके बाद ये बेटा जो ओ एच है जो है इसमें ओ नेगेटिव एन ए सॉरी बाई प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, एच सी एल बनता है। इसमें एच सी एल बाई प्रोडक्ट बनता है, जबकि इसमें बाई प्रोडक्ट में फर्क आ गया, इसमें बाई प्रोडक्ट बनता है Na2SO3। तो 2 मोल्स आपने NaOH के ले रहे हैं, Na2SO3 हो जाएगा। रिमेनिंग 2 OH ग्रुप है, जिनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन और एक सोडियम बचता है, जिससे क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड। अब आइडिया सन लास्ट स्टेप वही सेम है जो कि पहले ऊपर फर्स्ट मेथड में आपको नजर आ रहा है कि सोडियम फिनोक्साइड की आपने क्या करवा देनी है, अगेन वही वर्डिंग है, एसिडिफिकेशन करवा देनी, रिएक्शन विद HCl करवा दी। तो HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम फिनोक्साइड जो साल्ट है वो फिर दोबारा एसिड बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट NaCl बन जाएगी। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, जो कि एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन की है। तो सबसे पहले एसिड को डिफाइन करते हैं। एसिड क्या है, ये एक स्पीशीज है, स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट, या कह सकते हैं लूज प्रोटॉन। तो टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। लोरी ब्रॉन्स्टेड की बात कर रहे हैं हम, लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जो स्पीशीज प्रोटॉन डोनर है, ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है, उसको एसिड कहते हैं। यहाँ पे एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक या एसिडिटी जो ऑर्डर है, एसिडिटी ऑर्डर की बात करें तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक जो एसिड्स है या इनऑर्गेनिक जो एसिड्स है या स्पीशीज जो एसिडिक नेचर है, उनका एसिडिक ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले फार्मिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो फार्मिक एसिड का अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हमेशा एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। माय डियर सन, एसिटिक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ acetic acid is more than phenol, and after than that water, and after than that अल्कोहल आएगी C2H5OH। अब डियर स्टूडेंट, आप सोचेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं बिहाइंड दिस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पी के वैल्यू बताता चलूं कि एक फैक्टर पी के ए वैल्यू भी है। पी के ए वैल्यू इसकी जो है वो फार्मिक एसिड की 3.74 है, उसके बाद एसिटिक एसिड की 4.74 है, फिनोल की डियर सन 10 और वाटर की जो है वो 15.7 है और एथेनॉल की 15.9 है। चलिए फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स की बात करनी है। नंबर 1 फैक्टर है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मैं पहला फैक्टर बता दूं, जो यहाँ पे पी के ए के हवाले से बात हो रही है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिटी जो है या एसिडिटी की बात कर लें तो एसिडिटी किसी भी स्पीशीज की उसकी पी के ए वैल्यू के क्या होगी, इनवर्सली जितनी पी के वैल्यू कम होगी उतनी एसिडिटी जो है वो ज्यादा होगी। आपने देखा है कि फार्मिक एसिड की सबसे कम वैल्यू है लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। दूसरे फैक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो माय डियर सन, ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे भी डिपेंड करती है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिटी जो है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे भी। प्रोटॉन देने के बाद हर एसिड कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस में। लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जब एसिड प्रोटॉन दे देता है तो आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो एसिडिटी जो है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मैं यहाँ पे सी भी लिख देता हूँ, कॉन्जुगेट बेस। जितना कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल उतनी एसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो थर्ड जो फैक्टर है वो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब डियर सन, यहाँ पे 2 तरह के इफेक्ट है। एक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट में हम बात करेंगे जो एसिडिक स्ट्रेंथ AS है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप के। जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग जो ग्रुप्स होते हैं जितने ज्यादा होंगे, या विद ड्राइंग ग्रुप की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग जो ग्रुप्स होते हैं या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो विद ड्राइंग ग्रुप से जितने ज्यादा होंगे उतनी एसिडिक ज्यादा होगी। और नेक्स्ट जो है वो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट के हवाले से फोर्थ है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है AS, वो ये उसी का पार्ट है। एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएंगे उतनी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। और विद ड्रॉइंग जो ग्रुप्स है वो जितने इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉ करते जाएंगे, विद ड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो जितना ज्यादा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। चौथा जो आखिरी है वो है कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो के ए वैल्यू के डायरेक्टली होती है। के ए कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। लेकिन याद रखिए कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो पीएच के भी डायरेक्टली होगी। तो पीएच किसी एसिड की पीएच जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा है उसकी पीएच वैल्यू भी ज्यादा होगी। जितना कोई एसिड ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो जी डियर स्टूडेंट, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जिस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली हो सकता है। जबकि के ये डायरेक्टली है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की यूनिवर्सिटी है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है उतनी कम होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो नेक्स्ट जो है वो डियर सन जो फिफ्थ फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस लोरी ब्रॉन्सन के मुताबिक हर वो स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनर है डोनेट करती है वो कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाती है। हर वो स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाती है। तो जितना कोई एसिड स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा, जितना कोई एसिड वीक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। यही वो फैक्टर जो हमने आगे एक्सप्लेन करना है कि वाई फिनोल इज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, why phenol is more acidic than why phenol is a more acidic than अल्कोहल। तो मैं डियर सर यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बेस पे कि जो फिनोल है जब वो अपना प्रोटॉन दे देता है तो फिन ऑक्साइड आयन बनता है, जबकि एथानोल जब वो अपना प्रोटॉन देगा तो उससे एथ ऑक्साइड आयन बनता है। तो अब जो फिन ऑक्साइड आयन है इसकी रीजन आप ये बताएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा है, यानी फिन ऑक्साइड आयन जो है, फिन ऑक्साइड आयन ये मैं बता देता हूँ, फिन ऑक्साइड ion is more stable than earth oxide ion due to resonance। जी जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम रेजोनेंस के हवाले से बात करेंगे कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है, शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं। पहले में अगर आप देखें तो जो डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट पे है, तो लास्ट में आपने वो जो डबल बॉन्ड है वो लोकेट करना है राइट पे करना है। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स हो गई। बाकी जो बीच में तीन आपको नजर आ रहे रिंग, उनमें तीनों को आपने डबली बॉन्डेड कर देना है ऑक्सीजन के साथ, हो गया। उसके बाद फिर ये जो OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा होता है। तो मैं डियर सन आपने जो नेगेटिव चार्ज लोकेट करना है वो आप ऑर्थो पे करोगे, उसके बाद अगले में वो आप पैरा पे करोगे, उसके बाद फिर अगेन आप ऑर्थो पे करोगे। तो जिस जिस जगह पे आपने नेगेटिव चार्ज लोकेट कर लिया, फिर देखें आपने नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे लोकेट करना है, अगले में पैरा पे, उसके बाद फिर ऑर्थो पे। अब जिस जगह भी आपने डबल बॉन्ड लोकेट किया है
उसको आपने छोड़ देना है। ये डबल बॉन्ड ये भी छोड़ दें, नेगेटिव चार्ज भी छोड़ दें, इस सारे इलाके को छोड़ दें, तो दिस वन डबल बॉन्ड सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड होगा। इसी तरह ये डबल बॉन्ड है और ये नेगेटिव चार्ज दोनों को छोड़ देना है, तो साइडों पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये नेगेटिव है, इस इलाके को भी छोड़ देना जहां पे नेगेटिव लोकेट किया है, और डबल बॉन्ड वाला भी छोड़ देना है। ये डबल बॉन्ड वाला भी छोड़ते जाना है, नेगेटिव भी छोड़ते जाना है। तो जो रिमेनिंग है इसमें दिस वन डबल, दिस वन सिंगल और ये डबल हो जाएगा। इस तरह आपकी जो पांचों रेजोनेंस स्ट्रक्चर सही हो जाएगी। बाकी एरो के हवाले से अगर बात करनी है तो वो नो प्रॉब्लम है। यहाँ पे तीर का निशान इस तरह से कुछ बता दें, और ये आपने देखा कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पे, तो वो कुछ इस तरह से कर दें। ये ऑर्थो वाला आगे नेक्स्ट कर दें। आप जिस जगह भी नेगेटिव चार्ज है उसे आप थोड़ा सा एरो का साइन जो है वो करते जाए, बस ये काफी है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ फिनोल के हवाले से बात करें तो फिनोल गिव्स टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, वन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व एंड सेकंड वन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। तो रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप में माय डियर सन साल्ट फॉर्मेशन आ जाएगी, साल्ट फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन आ जाएगा। तो एस्टर फॉर्मेशन और ईथर फॉर्मेशन आ सकती है इसमें, तो ईथर फॉर्मेशन। और लास्ट वन रिएक्शन जो है वो ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो ये साल्ट फॉर्मेशन के हवाले से मैं अगर बात करूं तो माय डियर सन, आपने रिएक्शन करवाना है। फिनोल इज अ वीकली एसिडिक की नेचर, जिसे कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका रिएक्शन करवा लें बेस NaOH के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, साल्ट बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, तो साल्ट क्या बन जाएगा, सोडियम फिन ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे आपने देखा कि OH जो ग्रुप है माय डियर सन वो इन्वॉल्व होता है, तो रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एस्टर फॉर्मेशन में देखें, यही रिएक्शन फिर से दोबारा देखें, रिएक्शन ऑफ फिनोल है तो विद कास्टिक सोडा NaOH के साथ ही है, लेकिन इसकी मौजूदगी में आपने जो है वो NaOH की मौजूदगी में आपने इसकी क्या करवानी है, असाइलेशन करवानी है। एस्टर में आप असाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन किसकी मौजूदगी में होगा, ये होगा जी कास्टिक सोडा NaOH की मौजूदगी में। ये फिनोल उससे मिलकर सोडियम फिनोक्साइड देगा। यहाँ पे जो O है उस पे नेगेटिव चार्ज Na पे पॉजिटिव, जब आप असाइलेशन करवाएंगे तो NaCl से मिलकर क्या देगा, NaCl, और साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है जी O CO डबल बॉन्ड CH3 फिनाइल एसीटेट। तो दिस इज कॉल्ड एस्टर। स्टेरिफिकेशन टाइप भी रिएक्शन हुआ है, तो फिनाइल, मैं BH लिख देता हूँ, फिनाइल हो जाएगा, तो फिनाइल एसीटेट हो जाएगा, ये फिनाइल एसीटेट। और अगर ईथर फॉर्मेशन की बात की जाए तो अगेन देखें रिएक्शन ऑफ फिनोल जो है वो रिएक्शन ऑफ फिनोल की बात करते हैं NaOH की मौजूदगी में, और आपने इस बार असाइलेशन की बजाय आपने अल्काइलेशन करनी है। तो ये देखेंगे यहाँ पे, तो फिनोल का जब भी कास्टिक सोडा की मौजूदगी में मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन होगा, तो पहले स्टेप में तो वो सोडियम फिनोक्साइड देगा, जो कि यहाँ पे हम नहीं बता रहे, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हर रिएक्शन में आपने इन दोनों में आपने सोडियम फिनोक्साइड को ही बेस बनाना है, बेस कंसीडर करना है। तो यहाँ पे O नेगेटिव जो है वो Na पॉजिटिव बनता है, लेकिन जब हम उसकी अल्काइलेशन करेंगे तो O पे नेगेटिव चार्ज है, तो मिथाइल आ जाएगा, फिनोक्साइड आयन की अल्काइलेशन हो जाएगी, और साथ में बाई प्रोडक्ट NaCl बनता है। इसको कहते हैं ईथर फॉर्मेशन, क्योंकि मिथाइल और फिनाइल ईथर है ये। लास्ट जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है वो है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन ऑफ फिनोल जिंक डस्ट से करवा रहा हूँ, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है जिंक पाउडर फॉर्म में अगर हो जाए तो ये जिंक डाइलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा बेंजीन बन जाएगा। तो ये सारी कन्वर्जेंस है कि चेंज फिनोल इनटू सोडियम फिनोक्साइड, चेंज फिनोल इनटू फिनाइल एसीटेट, चेंज फिनोल इनटू मिथाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर या मिथॉक्सी बेंजीन, जिसे एनिसोल भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम जो है वो एनिसोल भी है, और ये जो है वो फिनोल को आपने बेंजीन में चेंज कर लिया। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन की बात करें तो नाइट्रेशन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट के वो अगर वो कहता है कि गिव रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीनिंग, तो वो नाइट्रेशन हो सकती है, सल्फोनेशन हो सकती है, सेकंड वन। थर्ड जो है वो हाइड्रोजिनेशन, फोर्थ पे ब्रोमिनेशन,
और फिफ्थ पे रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक के ये 5 रिएक्शन है। ये आपसे पूछा जाएगा कि जी फिनोल को चेंज करें पिक्रिक एसिड में, फिनोल को चेंज करो पैरा नाइट्रोफिनोल में। तो दोनों देखिएगा जरा, गौर कीजिएगा। अगर वो कहता है कि जी फिनोल को चेंज करो पैरा नाइट्रोफिनोल में, तो आपने 2 मोल्स आप नाइट्रिक एसिड लोगे, जिसको आप इस तरह से लिखोगे कि इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अलग हो जाए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, और आगे फिनोल आप 2 बार लिख लोगे इस तरह से। ये भी फिनोल है दिस वन, और ये भी फिनोल है दिस वन। अब आपने करना क्या है वो गौर कीजिएगा। ये जो आपका OH ग्रुप है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है, तो नाइट्रेशन जब होगी, फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये एक्टिवेटर लगा हुआ है और ऑर्थोपैरा है, तो आने वाला नाइट्रो जो है वो एक ऑर्थो को दे दें और दूसरा जो है वो पैरा पे लगा दें। तो ये दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस वन इज पैरा नाइट्रोफिनोल। यही उसने कहा था कि पैरा नाइट्रोफिनोल कैसे बनती है। नेक्स्ट में डियर सन, अगर वो कहता है कि फिनोल को चेंज करें पिक्रिक एसिड में, तो वो आप देखिएगा कैसे करना है। जिस जगह आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था माय डियर सन, वहां आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे चेक करो, नाइट्रो वही है, हाइड्रोक्सल वही है, नाइट्रिक एसिड को इस तरह से लिख लिया। तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ नाइट्रिक एसिड के 3 मोल लेंगे आप, तो एक ही प्रोडक्ट बनती है पिक्रिक एसिड में। तो ये जो आपका फिनोलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो नाइट्रो ग्रुप 2 ऑर्थो पे आ जाएंगे और एक जो है वो पैरा पे आ जाएगा। तो पैरा और ऑर्थो पैरा होने की वजह से ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 3 इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि 3 जगह पे H 3 OH से मिलके 3 वाटर मॉलिक्यूल दे देते हैं। नेक्स्ट जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व होता है वो है हमारी रिएक्शन सल्फोनेशन है। तो आपने फिनोल का रिएक्शन करवा देना है जी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये फिनोल है, इसके 2 मोल्स ले लें। सल्फ्यूरिक एसिड को आप नाइट्रिक एसिड की तरह ही लिखोगे, OH उसका अलग कर लोगे और NO2 की जगह आप SO3H आप लिखेंगे। और यहाँ पे माय डियर सन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो 2 बार आप लिखोगे फिनोल को, और दिस वन एंड दिस वन, 2 दफा फिनोलिक रिंग जो है वो लिखने के बाद आपने मेडिएशन करना क्या है, OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ये जो सल्फोनिक ग्रुप आपको SO3H नजर आ रहा है, दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक, दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक। जिस जगह पे ये जाएगा वहां पे क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन H और OH मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, यहाँ तो SO3H ऑर्थो पे आ जाएगा, यहाँ फिर SO3H जो है वो पैरा पे आ जाएगा। तो दिस वन इज ऑर्थो प्रोडक्ट आ जाएगा और दिस वन जो है वो इज पैरा प्रोडक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजिनेशन के हवाले से। तो फिनोल की हाइड्रोजिनेशन करनी है। फिनोल में माय डियर सन वो कहता है जी कन्वर्ट करें फिनोल को, दिस वन इज अ फिनोल, इसमें 3 डबल बॉन्ड है और आप 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन आप ऐड कर देंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। निकल की मौजूदगी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये तीनों हाइड्रोजन जब ऐड हो जाते हैं, 6 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो वो बन जाता है साइक्लोहेक्सानोल। तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, जिसका कोई इश्यू नहीं है। तो साइक्लोहेक्सानोल प्रोडक्ट बन जाएगी। ब्रोमिनेशन देखें, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर माय डियर सन आपने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनोल ले लेना है। दिस वन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनोल है और इसके अंदर जब आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे, ब्रोमीन वाटर इसमें ऐड करोगे तो वाइट जो है वो PPD बन जाएगी। तो इस तरह से आपने फिनोल में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनोल जो है वो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनोल में आप ब्रोमीन ऐड करोगे, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर आप ऐड करोगे, ब्रोमीन का वाटर में सॉल्यूशन है, ब्रोमीन वाटर से कहते हैं, ब्रोमीन वाटर सोलबल होती है। लेकिन जैसे ही ब्रोमीन वाटर को आप फिनोल में ऐड करोगे क्या होगा कि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, आने वाला ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पे आएगा, 2 ऑर्थो पे आ जाएंगे और 2 पैरा पे आ जाएंगे। इसको मेमोराइज करने का तरीका कि कंसंट्रेटेड जब आप नाइट्रिक एसिड लेते हो कंसंट्रेटेड, तो माय डियर सन कंसंट्रेटेड में पिक्रिक एसिड बनता है, डाइल्यूट में ऑर्थो एंड पैरा 2 प्रोडक्ट बनते हैं, कंसंट्रेटेड में सिर्फ 1 प्रोडक्ट बनता है।
ऑर्थो पैरा पे 3 नाइट्रो ग्रुप आते हैं, इसी तरह यहाँ भी ऑर्थो और पैरा पे 3 ब्रोमीन आ जाएंगे। तो ये वाटर सोल्युबल नहीं है, इसके क्या बन जाएंगे, वाइट जो है वो पीपीटी बन जाएंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको प्रेसिपिटेट नजर आते हैं। लास्ट वन रिएक्शन ऑफ फिनोल दैट इन्वॉल्व्स बेंजीन रिंग, तो इसमें जो है वो रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मल्डिहाइड है। फिनोल जो है वो मल्टीसन फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। अगर फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स आप लें और फॉर्मल्डिहाइड के भी 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, दिस वन, तो बेसिक मीडिया में डाइल्यूट डाइल्यूट जो है वो बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन होती है। और आपने क्या करना है, पहले की तरह ही 2 बार इसको लिख लेना है। ये 2 फिनोल ग्रुप है, इस तरह से 2 दफा फिनोल को आपने लिख लेना है। लिख लिया जी। उसके बाद देखेंगे ये OH ऑर्थो पैरा है, तो ये जो है इसको जरा टेक्निकल तरीके से कीजिएगा कि ये जो हाइड्रोजन है ऑर्थो पे मौजूद है और ये जो हाइड्रोजन है ये पैरा पे मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजन ऑर्थो पे मौजूद है, ये आप ऑक्सीजन को शिफ्ट कर दें, दिस वन CH2 और ये H यहाँ पे OH बन जाएगा। तो गौर कीजिएगा मैंने क्या कहा जी, CH2OH आ जाएगा और यहाँ पे पैरा पे भी इसी तरह का CH2OH लगा दें, तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट हो जाएगा और एक पैरा बन जाएगा। इसका नाम जो है वो आपको आना चाहिए, ऊपर मैंने लिखा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और दिस वन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इसके अकॉर्डिंगली ये ऑर्थो है, इसके अकॉर्डिंगली ये जो है वो ये वाला जो है वो पैरा है। तो गौर कीजिएगा जो है मैंने क्या कहा कि इसके लिहाज से बेटा ये देखना है, ये पैरा है, ये पैरा प्रोडक्ट है, और इसके लिहाज से ये देखना है जो ऑर्थो प्रोडक्ट है। तो नाम ऊपर मैंने लिख दिया, ओ की जगह आप पी कर ले, दोनों की नॉमेनक्लेचर हो गई। हाँ, अगर हम यही रिएक्शन फिनोल का दोबारा करें, लेकिन इस बार हमने एन मॉलिक्यूल जो है वो फिनोल के लेने हैं। एन मॉलिक्यूल्स आपके पास फिनोल के होने चाहिए, एन मॉलिक्यूल्स ही फॉर्मेल्डिहाइड के लेने हैं। तो एन मॉलिक्यूल आप फिनोल के लेंगे और एन मॉलिक्यूल आप फॉर्मेल्डिहाइड के लेंगे, और डाइल्यूट जो है वो क्या है, NaOH बेस है। तो अब n वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, अब n वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं और एक प्लास्टिक लाइक मटेरियल बन जाएगा जिसको बैकलाइट कहते हैं। अब डियर सन, जो बैकलाइट है उसको अक्सर स्टूडेंट जो है वो बैकलाइट में बहुत बड़ी ब्लंडर या मिस्टेक करते हैं। तो वो अब आपने उससे कैसे बचना है, इट्स वेरी सिंपल कि आपने ये जो फिनोल आपको नजर आ रही है, आपने 2 फिनोल ग्रुप जो है वो ऊपर लिख लेने हैं, 2 बेंजीन रिंग इस तरह से लिखेंगे जिनके हाइड्रोक्सिल अबव हो, अप हो, और 2 अदर बेंजीन रिंग इस तरह से लिखेंगे उनके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डाउन हो जाए। ये अप और डाउन आपने याद रखनी है टर्म, कि 2 के OH ग्रुप डाउन और 2 के OH अप हो जाए। तो हमने देखा यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑर्थो पे बनती है और एक जो है वो ऑर्थो प्रोडक्ट है और एक पैरा प्रोडक्ट है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो है, इन दोनों को मिला देना है CH2 के साथ। ये जो आपको नजर आ रहा है CH2, ये जो आपने बेस लिया है वो यहाँ से जो है वो ये जो है ना सेकंड वन बेंजीन यहाँ से, मतलब कि बेस जो है वो इनकी कंडेंसेशन करवाएगा। ये अल्कोहल जो है वो वीकली एसिडिक है और ये आपने बेस दिया तो बेसिक मीडियम में इनकी कंडेंसेशन हो जाती है। ऑर्थो में आपने CH2 के थ्रू इनको मिला देना है, यहाँ भी आप CH2 मिला दें, यहाँ भी आप CH2 के थ्रू जोड़ दें इसको। इसी तरह यहाँ भी ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो पैरा को भी आपने मिथाइलिंग यूनिट के थ्रू ही जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंगली ये ऑर्थो है और ये मेटा है, ये आपने इनको मिथाइलिंग यूनिट के थ्रू जोड़ देना है। तो ये देखें जी, इसके अकॉर्डिंगली ऑर्थो 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 और ये भी ऑर्थो, तो आपने CH2 तमाम ऑर्थो पे लगा देने हैं, CH2 तमाम पैरा पे लगा देने हैं, और इस तरह एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लेना है। तो ये जो पॉलीमर बनता है इसको आप क्या कहते हो, बैक लाइट कहते हो, और ये आपका जो है वो थर्मोसेटिंग जो है वो प्लास्टिक लाइक मटेरियल है, या इसको आप पॉलीमर कहते हो। इस तरह से हमारा जो फिनोल का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज और ईथर के ऊपर बात करेंगे।